हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है हम हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। इसलिए हम आपके लिए आज की क्लास में लेकर के आए हैं साझेदारी के प्रकार। इस क्लास से पहले वाली क्लास में आपने साझेदारी का अर्थ, साझेदारी संलेख, उनकी साझेदारी की आवश्यकता और उसके अभाव में कौन कौन से नियम थे उनको हमने देखा था। आज हम पढ़ेंगे साझेदारी के प्रकार कौन कौन से हैं। मुख्य रूप से साझेदारी के 4 प्रकार होते हैं। उनमें पहला है दायित्व के अनुसार, दूसरा है समय के अनुसार, तीसरा है उद्देश्य के अनुसार और चौथा प्रकार जो है वो है वैधता के अनुसार। ये अब इनके प्रकारों के बारे में विस्तृत जानकारी हम प्राप्त करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, दायित्व के अनुसार जो साझेदारी है उसमें 2 प्रकार हैं। पहला है सीमित दायित्व की साझेदारी और दूसरी है असीमित दायित्व की साझेदारी। सीमित दायित्व का मतलब ये है कि जब 2 या 2 से अधिक साझेदार आपस में मिलते हैं और साझेदारी व्यवसाय करते हैं तो उनका व्यवसाय में दायित्व जो रहेगा वह दायित्व सीमित रहेगा। कहने का तात्पर्य है कि अगर कभी व्यवसाय में उधारी चुकानी होती है तो व्यवसाय की जितनी पूंजी और संपत्तियां हैं उन्हीं के द्वारा ही उन्हें अपना दायित्व चुकाना होता है। दूसरा है असीमित दायित्व। इसमें 2 या 2 से अधिक साझेदारों को साझेदारी व्यवसाय में अपने दायित्व असीमित रखने होते हैं, जिसमें ये बताया जाता है कि आप अपने व्यवसाय की संपत्तियों के साथ साथ अपने घर की निजी संपत्तियों से भी व्यवसाय की जितनी भी उधारियां हैं, चुकाने दायित्व हैं, उन्हें पूरा किया जाएगा। ज़्यादातर जो व्यवसाय में देखा जाता है सभी साझेदारों का जो दायित्व होता है वह असीमित दायित्व ज़्यादा माना जाता है। कहीं कहीं कुछ साझेदार सहमति से साझेदारी संलेख में अपना दायित्व सीमित दायित्व भी मान लेते हैं। दूसरी ओर देखते हैं समय के अनुसार। समय के अनुसार में 2 प्रकार होते हैं। पहला है निश्चितकालीन। निश्चितकालीन में ये बताया गया है कि साझेदार अपनी साझेदारी को चलाने के लिए एक निश्चित समय का निर्धारण, यहाँ पे जो समय है वो कैसा हो जाता है, निश्चित हो जाता है। यानी वो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए व्यवसाय को चलाना चाहते हैं तो वह अपना समय निश्चित कर लेते हैं और ये सब साझेदारी संलेख में लिखा जाता है कि भाई हम हमारा व्यवसाय इतने सालों तक चलाएंगे। दूसरा है अनिश्चितकालीन। इसमें समय के अनुसार बताया जाता है कि आप कोई सा भी व्यवसाय का जो समय है वो अनिश्चित रहेगा, यानी वो दीर्घकालीन तक जब तक उस व्यवसाय को चलाना चाहें तब तक उस व्यवसाय को चला सकते हैं। अब बात करते हैं उद्देश्य के अनुसार। जैसा कि हमें पता है कोई भी व्यक्ति अपने व्यवसाय को चलाने के लिए किसी न किसी उद्देश्य को लेकर चलता है, तो यहाँ पे साझेदारी व्यवसाय भी एक उद्देश्य के अनुसार चलाई जाती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक ऐच्छिक उद्देश्य होता है और दूसरा होता है विशेष उद्देश्य। ऐच्छिक उद्देश्य में हम ऐच्छिक के अंदर ये बताया गया है कि जब आप निश्चितकालीन यानी आप अपना समय निश्चित कर लेते हैं और आपको लगता है, साझेदारों को लगता है कि वह अपना व्यवसाय आगे भी चलाना चाहते हैं, तो उस स्थिति में वह साझेदारी कौन सी कहलाएगी, ऐच्छिक साझेदारी कहलाएगी, जिसमें वो अपनी इच्छा से उस निश्चित समय के आगे भी अपनी साझेदारी व्यवसाय को निरंतर चलाना चाहेंगे। विशेष उद्देश्य का मतलब होता है कि आप किसी एक विशेष उद्देश्य को लेकर के चलते हैं कि वो उद्देश्य जब पूरा हो जाएगा उसके बाद हमारी साझेदारी नहीं रहेगी। बहुत सी बार हम देखते हैं कुछ कंपनियां साथ में मिलती है और वो सोचती है जैसे पुलिया का निर्माण करना है, भवन का निर्माण करना है, सड़क का निर्माण करना है, राजमार्ग वगैरह का, तो केवल उस टाइम पीरियड या उस विशेष उद्देश्य के लिए ही वो साथ में मिलते हैं और उस कार्य को करते हैं। तो वहाँ पे ऐसी की जाने वाली साझेदारी किसी विशेष उद्देश्य को लेकर के की जाती है तो वह हमारे लिए विशेष उद्देश्य की साझेदारी कहलाएगी। अब हम बात करते हैं वैधता के अनुसार साझेदारी का प्रकार। एक होता है वैध साझेदारी और एक होता है अवैध। यहाँ हम बात करते हैं वैध से। वैध साझेदारी के अंदर ये बताया गया है कि अगर आप भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार जितने भी प्रावधान बताए गए हैं अगर आप उनका पालन करते हैं तो उस स्थिति में आपकी साझेदारी वैध साझेदारी कहलाती है। अगर अवैध साझेदारी कब कहलाती है तो उसके अंदर कुछ 4 मुख्य बिंदु आते हैं जिनके बारे में हम जानकारी लेंगे।
कि पहला अवैध साझेदारी में बताया कि आपका जो उद्देश्य होता है वो गैर कानूनी हो जाए तो आपकी साझेदारी अवैध साझेदारी कहलाती है। उद्देश्य किस प्रकार से बताया कि जैसे अगर आपका साझेदारी का उद्देश्य किसी संस्था को नुकसान पहुंचाना है या राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का हो, चाहे बैंक लूटने का हो या डकैती करने का हो या किसी भी प्रकार का नुकसान करना हो, तो उस स्थिति में आपका जो उद्देश्य है वो गैर कानूनी है, इसलिए आपको अवैध साझेदारी मान ली जाएगी। दूसरा जो कारण है कि आपकी सदस्यता अगर 2 से कम हो जाए, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, और अधिकतम संख्या 50 से ज़्यादा हो जाए, यानी साझेदारी में बताया गया है कि कम से कम 2 सदस्य होने चाहिए। अगर 2 से कम सदस्य हो गए तो आपकी साझेदारी अपने आप ही अवैध साझेदारी कहलाएगी। या फिर उसकी अधिकतम संख्या 50 से ज़्यादा हो जाए तो उस स्थिति में भी आपकी साझेदारी अवैध साझेदारी कहलाएगी। तीसरा जो है वो है लोक नीति के विरुद्ध। सरकार ने किसी भी देश ने अपनी अलग अलग समाज ने लोक नीतियाँ बनाई हैं, अगर आप उनके विरुद्ध जाकर के कोई कार्य या व्यवसाय करते हैं तो उस स्थिति में भी आपको अवैध साझेदारी मानी जाएगी। फिर है शत्रु राष्ट्र का सदस्य। अगर आपके देश के अगर आपका कोई देश किसी और अन्य देश को अपना शत्रु राष्ट्र मानता है और उस देश का कोई व्यक्ति सदस्य आपके साझेदारी का सदस्य बन जाए तो उस स्थिति में भी आपकी साझेदारी जो है वो अवैध साझेदारी कहलाएगी। यहाँ हमने समझा साझेदारी के प्रकार कौन कौन से होते हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर साझेदार किसी व्यवसाय में साझेदारी व्यवसाय शुरू कर ले तो उनके पूंजी खातों को बनाने में कौन कौन सी विधियों का उपयोग किया जाता है। तो उन्हीं विधियों को समझने का अब हम प्रयास करेंगे। चलिए अब बात करते हैं साझेदारों के पूंजी खातों को बनाने की कौन कौन सी विधियाँ है। तो मुख्य रूप से साझेदारों का जो पूंजी खाता होता है उसे मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है। पहला जो प्रकार है वो है स्थिर, जिसे अपरिवर्तनशील पूंजी खाता भी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड कहा जाता है। जबकि दूसरा जो खाता है वह है परिवर्तनशील पूंजी खाता, जिसे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड भी कहा जाता है। इन 2 प्रकारों के में जो स्थिर खाता होता है, स्थिर पूंजी खाता, उसके 2 प्रकार होते हैं। एक पूंजी खाता यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा होता है चालू खाता जिसे पार्टनर्स करंट अकाउंट कहते हैं। वहीं परिवर्तनशील पूंजी खाते में अगर हम देखें तो वहाँ पे साझेदारों के केवल चालू खाते यानी कि पार्टनर्स करंट अकाउंट ही इसके अंदर बनता है। यहाँ ये दोनों सेम है, यहाँ पे 2 खाते अतिरिक्त बनते हैं, एक पूंजी और एक चालू खाता स्थिर के अंदर, और परिवर्तनशील के अंदर केवल एक खाता बनेगा जो होगा करंट अकाउंट। यहाँ हमने समझा कि इसके मुख्य प्रकार कौन कौन से होते हैं। अब इसमें किस किस चीज़ों को शामिल किया जाता है, थोड़ा सा इसका आउटलुक देख लेते हैं हम। कभी कभी हमने देखा है कि साझेदार व्यवसाय में अतिरिक्त पूंजी भी व्यवसाय में लगाते हैं। तो हम यहाँ ये देखेंगे कि पूंजी खाता सदैव स्थिर रहता है, जैसा कि यहाँ बताया गया है कि इस खाते में उनकी जो पूंजी होती है व्यवसाय में कभी बदलती नहीं है, पूरे साल भर वही रहती है, लेकिन फिर भी उनमें परिवर्तन होता है। तो उस स्थिति में हम पूंजी खाते में किसे शामिल करेंगे। तो पहला है कि अगर व्यवसाय में साझेदार अतिरिक्त पूंजी लगाए व्यवसाय में, तो वह स्थिति हमारे क्रेडिट के अंदर पूंजी खाते पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में हम जितनी भी अतिरिक्त पूंजी लगाई जाती है कैश बैंक के रूप में, वो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। और अगर अतिरिक्त पूंजी के अलावा कभी कभी व्यवसाय से पूंजी निकाली भी जाती है, निकालना, तो उस स्थिति में उसे डेबिट, कैश और बैंक डेबिट किया जाएगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इन खातों का जो शेष होगा वह सदैव कैसा रहेगा, क्रेडिट रहेगा। यानी कि यहाँ पे जो बैलेंस सीडी जो होगा वो सदैव क्रेडिट शेष माना जाएगा। कहते हैं कि चालू खाते में किन किन समायोजनों को एडलेस किया जाता है। तो हम यहाँ देखेंगे कि चालू खाता पार्टनर्स करंट अकाउंट जो है उसमें अतिरिक्त पूंजी लगाने और निकालने के अलावा जो भी कार्य और समायोजन किए जाते हैं हम उसे चालू खाते के अंदर लिखेंगे। इसके हम 2 हिस्से करते हैं, एक डेबिट साइड वाला हिस्सा और एक हमारा क्रेडिट साइड वाला हिस्सा है कि हम किस कौन कौन से समायोजनों को किस प्रकार से लिखेंगे। यहाँ हम ये देखेंगे कि डेबिट साइड में हम ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जो भी लॉस होगा वो हम डेबिट साइड दिखाएंगे। वहीं क्रेडिट साइड हम सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट होगा वो हम इस साइड लिखेंगे। और इस तरह हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो भी बैलेंस होगा क्लोजिंग का वह डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। तो यहाँ पे इसमें शेष जो है वो सदैव क्रेडिट रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट शेष और डेबिट शेष कुछ भी हो सकता है समायोजनों के आधार पर। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार की परिवर्तनशील। तो ये परिवर्तनशील जो पूंजी खाता है ये सदैव साझेदारों के करंट अकाउंट यानी पूंजी खाता जिसमें अतिरिक्त पूंजी और पूंजी निकालना और डेबिट और क्रेडिट साइड की जितनी भी चीज़ें हैं तो दोनों ही रूपों का सम्मिलित रूप के अंदर यानी ये दोनों हिस्से इस अकेले के अंदर शामिल हो जाते हैं, तो इसे कहा जाता है साझेदारों के करंट अकाउंट। चलिए स्टूडेंट, अब हम आज केवल इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम स्थिर पूंजी और स्थिर पूंजी खाता और परिवर्तनशील पूंजी खाते में क्या क्या अंतर है और इसके आगे की जो जानकारियाँ हैं उन्हें हम प्राप्त नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।